Hello everyone, welcome to yet another session on MedJEX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So students, आज के सेशन से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो सबको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में, नॉट जस्ट नीट बट आप किसी भी फील्ड में हो और आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर कोई प्रैक्टिस करके जाते हो. और मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे मुझे देखते हैं, मेरे कंटेंट को देखते हैं, लाइक करते हैं, वो सब बच्चे, या आप फर्स्ट टाइम भी इस चैनल पे आ रहे हो बेटा, तो आप लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हो सबके लिए PYQ सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं. इससे हमें एक डिफिकल्टी लेवल भी समझ में आता है पेपर का, हमें ये भी पता चलता है कि क्वेश्चंस को हम किस तरह से अप्रोच करते हैं. हम खुद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बट जब टीचर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोगों के लिए, तो एक हमें अप्रोच समझ में आती है कि हो सकता है कि हम लोग कोई मेथड यूज करें विच इज टाइम टेकिंग, लेकिन टीचर कुछ ऐसे मेथड्स यूज करें विच आर नॉट दैट टाइम टेकिंग. तो कहीं ना कहीं बेटा ये सीरीज जो होती हैं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं. और आज जो मैं सेशन लेकर आई हूँ वो है मोल कॉन्सेप्ट पे. बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, हमें पता है यहाँ से भी डायरेक्ट हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं और इनडायरेक्टली तो हमें पता है यार ये चैप्टर हम लोग के बाकी चैप्टर का भी बेस स्ट्रॉन्ग करता है. तो आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो मोल कॉन्सेप्ट को मिस करके जा रहा होगा. तो हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं PYQs का ऑन मोल कॉन्सेप्ट. तो शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, 2023 का ये क्वेश्चन है. आप लोग चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया है. चलिए बेटा, तो देखो क्या क्या दिया है हमें. डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, तो कहीं ना कहीं 1 मोलर मुझे मोलारिटी दे रखी है, मुझे इस क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन है. तो जो जो चीजें गिवन होती हैं हमें वो लिख लेनी चाहिए. एंड देन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड एक्स हमें कोई कंपाउंड का नाम नहीं दे रखा है, हमने लिया है कंपाउंड एक्स इज 1.25 ग्राम ml इनवर्स. तो हमें बेटा डेंसिटी भी दे रखी है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में हमें डेंसिटी भी दे रखी है, दैट इज 1.25 ग्राम पर ml. So the correct option for the molality, okay, molality of the solution and molar mass of the compound X. तो जो हमें मोलर मास दे रखा है किसी X कंपाउंड का, वो दे रखा है 85 ग्राम्स. ठीक है जी. अब हमें मोलालिटी पूछी है. अब ध्यान रहे ये जो हमें मोलर मास गिवन है ये हमें सॉल्यूट का गिवन है. ठीक है, सॉल्यूशन की हमें मोलारिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की. ये जो मोलारिटी है ये हमारी सॉल्यूशन की है, ये दो चीजें हमें सॉल्यूशन के लिए दे रखी हैं. ठीक है जी. द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलालिटी ऑफ अ कंपाउंड इज, मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, मोलालिटी पूछी गई है, मोलर मास हमें दे रखा है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जिसे मिला के हमने सॉल्यूशन बनाया है. तो ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ पर गिवन है. अब देखो यार, मोलालिटी हमेशा, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है मोलालिटी निकालने का जब हमें मोलालिटी दे रखी होती है. मैंने जब आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, वन शॉट वीडियो मेरी मोल कॉन्सेप्ट की है, आप देख सकते हो, मैंने वहां पर आपको कुछ रिलेशंस भी लिखवाए थे. रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं अगर हमें याद होता है. बिना रिलेशन यूज किए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमें मोलारिटी का रिलेशन याद है तो वो यूज करो, नहीं याद है तो भी कर सकते हैं. बट मैंने आपको बोला है कि आपको रिलेशन डायरेक्ट याद होनी चाहिए. ये मोलालिटी से मोलारिटी निकालने, मोलारिटी देके मोलालिटी निकालने वाला क्वेश्चन या मोलालिटी देके मोलारिटी निकालने का क्वेश्चन इज वेरी कॉमन और आ सकता है एग्जाम में. तो बेटा क्या मैंने आपको रिलेशन बताया था, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m नॉट b. b क्या होता था, सॉल्यूट. m नॉट b क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. m यहाँ पे बेटा क्या है, मोलारिटी है. d यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ध्यान रहे दिस डेंसिटी शुड बी इन ग्राम पर ml ओनली. चलिए अब यहाँ पर
आपको मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1, तो पुट दिस मोलैरिटी की जगह जितनी भी है 1, डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है 1.25, 1.25 माइनस मोलैरिटी अगेन 1 एंड मोलर मास बेटा कितना है सॉल्यूट का 85। तो आप यहां से देखो 1000, ये कितना हो जाएगा 1250 माइनस 85, तो दिस इज 1000 डिवाइडेड बाय 1165, आंसर विल बी योर 0.858। तो इतनी मोलैलिटी आ जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके ऑप्शंस देखते हैं। ओके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, आप इस ऑप्शन को, ये 585 है ना, इस ऑप्शन को आप देखोगे ना सही, बिल्कुल आप क्वेश्चन कहीं से भी देखोगे PYQ, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा 0.858, ये था करेक्ट ऑप्शन। तो डी में आप ये कर सकते हो, यहाँ पे 5 पहले आ गया, 8 पहले आना था, 858 था, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सही कर सकते हो। दिस इज योर 0.858, दिस इज योर आंसर। अब मैंने बोला था कि भाई बिना रिलेशन के भी जिन बच्चों को हो सकता है एग्जाम में रिलेशन याद नहीं आया, वो कैसे करेंगे, फिर यहीं पे कर देती हूँ ना फिर क्वेश्चन, वरना मुझे पीछे देखना पड़ेगा। चलो डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। अच्छा आपको मोलैरिटी 1 मोलर दी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मोलैरिटी का क्या मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, तो हमें पता चल गया भाई 1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या मैं 1 लीटर को 1000 ml लिख सकती हूँ जी, तो मुझे पता चल गया मेरे पास सॉल्यूशन कितना है 1000 ml, मुझे वॉल्यूम पता चल गया सॉल्यूशन का, तो क्या मैं, मुझे डेंसिटी भी पता है सॉल्यूशन की, क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ? यस मैम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, mass is equal to density into volume, density is 1.25, volume is 1000, तो your mass is 1250 ग्राम। तो ये आ गया आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या सभी बच्चों को याद है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में ना हो सॉल्वेंट का अमाउंट, अगर ग्राम में दिया हो, तो ऊपर क्या करते थे 1000 से मल्टीप्लाई। क्या हमें इतना फॉर्मूला पता है? हाँ जी पता है। तो अभी तो बेटा ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन आया है, दिस इज तो मास ऑफ सॉल्यूशन, वी वांट मास ऑफ सॉल्वेंट, वी वांट मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट का मास कितना है देखो 85, यही वाली चीज आ गई ना देखो फॉर्मूले वाली, 1000 माइनस 85 कितना आ गया 1165 ग्राम्स। अब देखो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल डिवाइडेड बाय 1165 इंटू 1000, तो वही आ गया 1000 बाय 1165, तो आंसर विल बी 0.858 मोलर। देखो इजी क्वेश्चन है, नहीं भी रिलेशन याद हुआ तब भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन देखो, the right option for the mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone। देखो इजी है ये वाला क्वेश्चन भी। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन देखना है, ऑल राइट। अब आप यहाँ पर देखो कि आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन को, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में टूट रहा है ना। अच्छा अब हमें क्या बोला हुआ है कि हमारे पास है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, और कह रहे हैं हमसे कि कितना CO2 का मास बनेगा। लेकिन 20 ग्राम में से ये कह रहे हैं कि जो 20% है वही प्योर है। अगर आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे कि 1 मोल CO2 बना रहा है, 1 मोल में 100 ग्राम होते हैं, तो 100 ग्राम से 44 ग्राम बनेगा, तो 20 से कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि सिर्फ जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है ना बेटा
जो सिर्फ प्योर चीज होती है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। हो सकता है प्योरिटीज तो कुछ भी हो सकती है ना, इसके अंदर सैंड वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो वो थोड़ी ना आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना के देगा। आपको सिर्फ इसमें से जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है वही तो ये CaO और CO2 में टूट रहा है, बाकी इम्प्योरिटीज तो एज इट इज रह रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले प्योर निकाल लेंगे कि 20 ग्राम में है कितना प्योर। तो दे रखा है भाई 20% ये प्योर है, तो 20 ग्राम का 20% कितना हो जाएगा भाई, देख लो 4 ग्राम। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट वो तो सिर्फ और सिर्फ 4 ग्राम ही है। अब आप चाहो तो इसे मोल में कन्वर्ट कर लो कि 1 मोल से 1 मोल CO2 मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4/100, क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 100 ग्राम। तो अगर 1 मोल से बेटा 1 मोल CO2 मिल रहा है तो 4/100 से भी कितना मिलेगा, 4/100 मोल्स। अब इसे चाहो तो मास में कन्वर्ट, चाहो क्या करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर किस में दे रखा है, हमसे मास पूछा है। तो आप इसे क्या करोगे 4/100 इंटू 44, या ऐसे भी कर सकते थे भाई 100 से 44 मिलता है तो 4 से कितना मिलेगा, तो भी तुम्हारा सेम ही चीज आ जाती, दैट इज 1.76 ग्राम्स, 1.76 ग्राम्स। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा इजी है। अब ये ध्यान रखना इसका कि तुम्हें कितना % प्योर दिया है, पूरा का पूरा इम्प्योर को भी मत सोच लेना कि वो भी रिएक्शन में बांट करके वो भी CO2 बना देगा। इजी होते हैं क्वेश्चन, बस छोटी छोटी चीजें होती है इनमें। अच्छा, ये क्वेश्चन तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, अपना डेंसिटी दे रखी है हमको सॉल्यूशन की 2.15 ग्राम ml, 2.15 ग्राम पर ml, और मास हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 2.5 ml। ठीक है, देन मास ऑफ 2.5, डेंसिटी इज 2.15, वॉल्यूम इज 2.5 ml, देन दे हैव आस्क्ड मास। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज 2.15 और ये क्या है 2.5। अब बेटा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है सॉल्यूशन इनकरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप आंसर निकाल लोगे यहां से मल्टीप्लाई करके, बट आपको बोला है कि योर आंसर जो भी मास आता है वो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब आपके पास यहाँ पर देखो दे रखा है डेंसिटी और यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे रखा है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं भाई 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं भाई 2। तो जो कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें होता है उसी में हमको आंसर करना होता है। जितने जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो वॉल्यूम में कम है, तो आंसर भी हमारा 2 में आएगा, 3 और 2 में 2 छोड़ा, तो आंसर आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना पड़ेगा। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 5.375 ग्राम्स, इतना आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो यहाँ पे तुम देख लो ना कि कितने कौन सा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में तो एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो बिना कैलकुलेशन के भी ये सवाल ऑप्शन देख के निकल जाएगा। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट एज Fe3 in Fe 0.96O, consider Fe 0.96O to be made of Fe2 and Fe3 only। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आपको ऑक्साइड दे रखी है Fe 0.96O, है ना, वैसे आप जनरली फॉर्मूला पढ़ते हो FeO। यहाँ पे क्या होता है आपका ऑक्साइड पे चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, इस पे +2, सारे के सारे आयरन कौन से होते हैं भाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं। लेकिन यहाँ बोला गया है कि जो आयरन है हमारे इस 0.96 में, तो कुछ तो 2+ वाले हैं और कुछ आपके Fe3+ है। और बोला गया है कि आप हमें ये बताओ इसमें कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट एज Fe3। आपसे Fe3 पूछा गया है कि इस 0.96 Fe में Fe3 पॉजिटिव भाई बता दो कितने होंगे। तो मुझे नहीं मालूम अभी कितने होंगे, तो क्या मैं इसको x मान लूं,
एक्स मानते हैं ना, जो चीज नहीं पता। अच्छा, अगर Fe3 पॉजिटिव बेटा एक्स है, टोटल कितना है ये Fe 0.96, तो मतलब Fe2 पॉजिटिव इसमें कितने हो जाएंगे 0.96 माइनस एक्स। ये मत मान लेना ना, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, फिर तुमसे इक्वेशन ये सॉल्व नहीं होगी। दोनों को आप एक ही वेरिएबल के टर्म में मारोगे, चाहे x मानो चाहे y मानो। सो y मान रहे हो तो ये तुम्हारा 0.986 माइनस y हो जाएगा। चलिए, अब देखो बेटा, आप क्या करते थे, आप रिडॉक्स में मैंने आपको जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, लेटर से मैं आपको बोलती थी, जब आप K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, मान लो आपको क्रोमियम का नहीं पता, कुछ का हमें ध्यान होता है, जैसे ऑक्सीजन -2 है, एल्कली मेटल्स +1 होता है, तो आप क्या करते थे, 2 कितने पोटाशियम 2, तो 2 इंटू 1 प्लस कितने क्रोमियम 2, 2 इंटू इस पे चार्ज कितना x प्लस 7 ऑक्सीजन -2 इंटू 0। 0 क्यों करते थे, क्योंकि पूरे पे चार्ज कितना है, पूरा कंपाउंड K2Cr2O7 तो न्यूट्रल है ना, ये तो मैंने लिखे चार्जेस। जितना भी इस पे अगर मान लो कोई कंपाउंड होता जिस पे चार्ज होता, तो आप ऐड करते इन सबको, इक्वल टू कर देते -2। जैसे SO4 2 माइनस है, इस पे चार्ज है, इसका मान लो तुम्हें नहीं पता, तुम करोगे x प्लस 4, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, और यहाँ पे इक्वल टू -2। तो जितना भी चार्ज होता है न्यूट्रल कंपाउंड पे, दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो जितने भी चार्जेस हैं वो प्लस माइनस करके तुम्हारे 0 के बराबर आने चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि चार्ज -2 है, तो जो भी इनका इंडिविजुअल चार्ज होगा, देयर सम शुड बी इक्वल टू -2, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। तो इस तरह से किया करते थे ना हम लोग। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम वही चीज है कि ये कैसा है न्यूट्रल, ये कैसा है न्यूट्रल। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि इसका चार्ज मान लो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी, इसका चार्ज मुझे मान लो नहीं पता, मैं क्या करूंगी 0.96 इंटू एक्स प्लस इसका तो पता है -2, एक ही ऑक्सीजन है, इक्वल्स टू 0। लेकिन हमें पता है कि ये जो Fe है ये इन दो फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि 0 पॉइंट कितना चार्ज है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना चार्ज है 2 प्लस, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, कितने Fe है हमारे पास ऐसे 0.96 माइनस एक्स, और चार्ज कितना है उनपे 2 प्लस 3 वाले पे कितना, 3 प्लस चार्ज वाले कितने x, तो कितना कर सकती हूँ मैं इनको 3 इंटू एक्स 3x। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2 इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 0.96, ये आ जाएगा मेरे पास 6 12, तो यहाँ से 1.92 आ जाएगा ये, 0.96 इंटू 2 करोगे 1.92 आ जाएगा, -2x प्लस 3x, ठीक है, ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3x, ये वाला इस साइड ले जाऊं मैं तो ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या बच गया तुम्हारा 1.92, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस x इज इक्वल टू 2, और x तुम्हारा क्या आ गया 2 माइनस 1.92, 2 माइनस 1.92, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.08। अब तुम्हें लगेगा कि यही आंसर है, 0.08 आ तो गया हमारे पास। Fe3 पॉजिटिव कितने हो गए मैम, Fe3 पॉजिटिव तो 0.08 हो गए, और ऑप्शन में 0.08 दे भी रखा है। देखो, तुम बोलोगे सी आंसर है, लेकिन बेटा उसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछी है उसने, तो फ्रैक्शन मतलब इतने है कितने में से, 0.96 में से, तो फ्रैक्शन हमको फाइनल आंसर में चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ Fe3 प्लस कितना आ जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाय 0.96, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/12, 1/12, तो 1/12 इज योर बी ऑप्शन। तो ध्यान रखना, हो सकता है वो तुम्हें ऐसा Fe3 पॉजिटिव ना पूछ के Fe2 पॉजिटिव की फ्रैक्शन पूछता, फिर तुम क्या कर देते Fe2 पॉजिटिव 0.96 माइनस 0.08, तो वो तुम्हारे यहाँ से Fe2 पॉजिटिव आइंस आ जाते, 0.96 से उसे डिवाइड करके उसका फ्रैक्शन आ जाता। सिंपल। क्या ये सवाल अभी सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, इन 1 मोलर सॉल्यूशन, in 1 molar solution that contains 0.5 mole of solution there is dash, कितना solvent का अमाउंट पूछा है,
क्योंकि देखो ऑप्शंस में सॉल्वेंट 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 गिवन है, तो इसका मतलब इसने हमसे सॉल्वेंट ही पूछा है, और बहुत ही ज्यादा बेसिक सा और इजी सवाल है ये, इसमें कुछ ऐसा कुछ करने वाला खास है नहीं। तो देखो 2022 में ये क्वेश्चन आया, आपको दिया है 1 मोलर सॉल्यूशन, तो मतलब मुझे मोलालिटी दे रखी है, मुझे मोलालिटी दे रखी है 1 मोलर, और मुझे मोल कितने दे रखे हैं 0.5, 0.5 मोल दे रखे हैं। अब सॉल्वेंट का अमाउंट पूछा है, तो भाई मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉल्वेंट आपको निकालना है, तो मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम्स में पूछा है इन्होंने सॉल्वेंट का अमाउंट। देखो अगर ml में पूछा होता तो इनको कुछ डेंसिटी देनी पड़ती ना हम लोगों को। अमाउंट ग्राम्स में, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप इन ग्राम्स ले रहे हो, इन ग्राम्स ले रहे हो, तो आप ऊपर क्या करते हो 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि मोलालिटी क्या होती है, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स है, वो होती है बेटा मोलालिटी। ठीक है, 1 kg के अंदर। तो अगर ग्राम्स में हम लोग को दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हो ना ऊपर फॉर्मूले को, ताकि हमारा, क्योंकि नीचे अमाउंट हमें केजीज में चाहिए होता है, ग्राम्स में दिया हो, इन शॉर्ट क्या आप केजी में कन्वर्ट करते हो, है ना। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा मोलालिटी कितनी है 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5, तो आपके पास वेट कितना आ जाएगा सॉल्वेंट का, वेट इन ग्राम्स इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1000, इंटू 1000, तो ये कितना आ जाएगा 500 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम्हें चेक करना हो तुम चेक भी कर सकते हो भाई, तुम्हें दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, अब तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी है, कितना है 500, इंटू कर क्या कर दोगे ऊपर 1000 कर दोगे, तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो 1 मोलर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो, what mass of what mass of 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये, ठीक है, CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the following reaction, calculate up to second place of decimal point। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना इक्वेशन वाले, देखो इनको अप्रोच समझो किस तरह से हम लोग करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन, क्या है अपने पास, कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल HCl के साथ प्रोड्यूस कर रहा है CaCl2 प्लस CO2। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन। तो इनमें बेटा स्टोइक्योमेट्री, स्टोइक्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप देख सकते हो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल CaCl2 बना रहा है। ठीक है जी, अब हमसे बोला गया है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मास हमें निकालना है, और ये कितनी प्योर है भाई 95%, 95% ये प्योर है। कितना मास हमें चाहिए होगा इसका, इस HCl के 50 ml और 0.5 मोलर सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन हो रहा है बेटा, एसिड बेस, ये कैसा है एसिड, ये कैल्शियम का कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट कैसा है बेसिक नेचर, तो ये क्या कर रहा है इसे, ये कैसा रिएक्शन हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन, ये दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। तो यहाँ पे हमें बोला है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से समझो क्वेश्चन, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपके 95% प्योर है, और इसका कितना मास चाहिए होगा, कितना मास चाहिए होगा इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो डायरेक्टली तो मैं मास मास में बातें नहीं करते हम लोग, हमें तो भाई मोल पता है, हमें मोल के बारे में चीजें पता होती है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जो भी मुझे गिवन इंफॉर्मेशन है क्या मैं उसको मोल में चेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल। क्या मैं उसे मोल में चेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो आपके पास HCl के लिए
इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्या आप मोल्स ऑफ HCl निकाल सकते हो? मोल्स ऑफ HCl, क्योंकि बेटा मेरे को ये पता है कि 2 मोल HCl को 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू आवर स्टोइक्योमेट्री, ये जो आपके आगे वाले होते हैं ये होते हैं बैलेंसिंग कोफिशिएंट, ये इसी रेशो में रिएक्ट करते हैं। आपकी ये रेशो फिक्स रहती है। अगर मैं बोल दूं 4 मोल HCl, तो कैल्शियम कार्बोनेट के ऑटोमेटिकली मेरे को 2 मोल्स चाहिए होंगे। तो ये आपकी फिक्स होती है, ये जो रेशो होती है ये फिक्स होती है। तो जब मुझे इतना पता है कि 2 मोल के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर है, तो क्या मैं पहले ही जो मुझे इंफॉर्मेशन दी है उससे मैं बता सकती हूँ कि मेरे पास है कितना मोल HCl? जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास इतना मोल HCl है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मुझे इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट है। फिर मैं उस मोल से मास में जा सकती हूँ, फिर जितना प्योर हमें पूछा है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ HCl। मोल्स ऑफ HCl कैसे निकलेंगे? देखो, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ऐसे अब जो चीज गिवन है उसी से मोल्स निकालोगे ना, हमेशा एक ही फॉर्मूला थोड़ी सोचती रहूंगी मैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कहाँ दिया हमें गिवन मास? हमें तो वॉल्यूम दिया, मोलैरिटी दिया, उसी से मोल निकालेंगे ना। चलो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 50 इंटू 0.5, 50 इंटू 0.5। अब तुम्हारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? ml में, तो यहाँ से तुम्हारे मिली मोल्स निकलेंगे। तो उन्हें मैं चेंज कर दूं, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी ताकि मुझे मिले मोल्स। भाई मैं मिली मोल्स नहीं मोल्स निकाल रही हूँ। तो यहाँ से तुम देख लो कितने आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ जी, तो ये 5 5 25, तो 0.025, 0.025 अपने पास क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे HCl के। अच्छा, अब मुझे इतना पता है इस इक्वेशन से 2 मोल HCl को 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो इतने मोल को कितना चाहिए होगा? 0.025 मोल HCl को इसका आधा चाहिए होगा, 0.025 डिवाइडेड बाय 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के चाहिए होंगे न्यूट्रलाइज होने के लिए, विच इज 0.0125 मोल। चलो जी, मेरे पास तो भाई मोल आ गए, एटलीस्ट मेरे पास मोल आ गए कैल्शियम कार्बोनेट के। अब अब क्या करेंगे? अब मास में कन्वर्ट कर दो। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या आ जाएगा? क्या हमें पता है कि नंबर ऑफ वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। तो दिस विल बी योर 0.0125 into 100 because molar mass of calcium carbonate is 100। तो यहां से आपके पास ये आ गया 1.25 ग्राम। 1.25 ग्राम आया कैल्शियम कार्बोनेट। पर क्या अब ये मेरा आंसर आ गया? क्या ऐसा कुछ आंसर है यहाँ पे? भाई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक करके आ जाएंगे और उनको लगेगा हमने सही आंसर मिल गया है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि बोला है 95% ही प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मुझे चाहिए HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर ये पूरा का पूरा प्योर नहीं है, सिर्फ 95% है, तो दैट मीन्स 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में इससे कम कैल्शियम कार्बोनेट ही रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटीज तो रिएक्ट नहीं करेंगी। इससे कम अमाउंट तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट, क्योंकि हमने ये एग्जैक्ट अमाउंट निकाला है जो HCl को न्यूट्रलाइजेशन में लगता है। लेकिन अगर ये प्योर ही नहीं है तो इसका मतलब इससे कम कैल्शियम कार्बोनेट इसमें प्रेजेंट है। तो मतलब हमें वो क्वांटिटी चाहिए, इससे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए जिसमें मुझे इतना जो है, इतना जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मुझे प्योर मिले। तो मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पता कि कैल्शियम कार्बोनेट वो कितना प्योर है। मैं मान रही हूँ x ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका जो भी 95% है वो मुझे है कि मेरा 1.25 ग्राम के बराबर हो, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मुझे 1.25 ग्राम लगता है अपने HCl को न्यूट्रलाइज करने में। तो मुझे नहीं पता कि ये कितने का 95% है, तो मैंने मान लिया x का 95% शुड भी, मुझे ये पता है 1.25 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मेरा x क्या आ गया? 1.25
इन 200 डिवाइडेड बाय 95। तो यहां से जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.32 ग्राम्स के बराबर। अब देखो ये अमाउंट इससे ज्यादा है क्योंकि इसमें बाकी इम्प्योरिटीज होगी, सिर्फ 1.25 ग्राम ही प्योर होगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या था? बी ऑप्शन। जो यहां तक करके आएंगे फिर वो गलत है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे नीट एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन देखो, हाँ जी। An organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is atomic weight given है, but आपको कार्बन हाइड्रोजन का वैसे भी मालूम होता है। एंड वेरी इजी क्वेश्चन, एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, एग्जाम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। हमें दे रखी है 78% कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन आपको कितना दे रखा है? अच्छा दिया नहीं है तो ऑब्वियसली पूरा टोटल कितना होगा? ये 100% होगा ना, पूरा 100% होगा। तो अगर 78% कार्बन है तो 22% आपका क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। सिंपल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये पूरा 100 ग्राम सैंपल है, इसका मतलब क्या हो गया कि 78 ग्राम इसमें कार्बन है, 22 ग्राम इसमें हाइड्रोजन है। तो अब मुझे वेट दे रखे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? मोल निकाल सकती हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? 78 डिवाइडेड बाई 12। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? 22 डिवाइडेड बाय 1, है ना, मोलर मास। अब ये तुम्हारा आ गया यहाँ से 6.5 और ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ से 22। अब हमें क्या करना होता है? इनका सिंपल रेशो लेना होता है। तो 6.5 और 22 हम क्या करते थे? जो छोटा नंबर होता था उससे डिवाइड करते थे ना सबको। तो अगर मैं इसको 6.5 को 6.5 से ही डिवाइड कर दूं और 22 को 6.5 से डिवाइड कर दूं तो ये तो 1 आ गया, ये आ जाएगा 3.3। अब 3.3 है तो अगर मुझे अप्रोक्सीमेट करना है तो 5 डेसिमल के पीछे 3 5 से छोटा है तो मैं इसको छोटे नंबर पे लेके जाऊंगी। तो 3.3 अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकती हूँ 3, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो तुम्हारा फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, तुम्हें अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से देखो कार्बन के कितने मोल्स आ गए? 1। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 3। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ पर? CH3। CH3 is the right answer। 4 पे मत अप्रोक्सीमेट कर देना, ठीक है? अगर 5 से बड़ा होता नंबर तब हम 4 पे लेके जाते हैं डेसिमल के बाद। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? अब ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत आसान होता है, बट हमें एक एक करके चेक करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन वगैरह फास्ट है तो हम देख के भी बता सकते हैं, बट हम एक एक को चेक करेंगे। चलो सबसे पहले मैं बात करूं मैग्नीशियम की। तो हमें बोला है 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे। तो सबसे पहले ऐसे तो मैं नहीं बता सकती ना 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। मैं ये बोल मुझे ये पता होता है कि 1 मोल में Na एटम्स होते हैं। तो मुझे कोई बोलेगा भाई 2 मोल है तो मैं बोल दूंगी 2 Na एटम्स है। अगर मैं बोल दूंगी हाफ मोल है तो मुझे पता है कि Na/2 एटम्स होंगे। तो हम लोग मोल से किसी भी एटम्स के बारे में बता सकते हैं, मास से नहीं। तो पहले सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? मोल में चेंज करना। तो आपके पास ये क्या जाएगा? 1। मोलर मास भी इन्होंने आपको साथ में दे रखा है, 1 डिवाइडेड बाय 24। ये आगे मैग्नीशियम के मोल्स, ये तो आगे तुम्हारे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। लेकिन हमें क्या बोला है? नंबर ऑफ एटम्स। तो कैसे निकालोगे? मोल इंटू Na, ऐसे करोगे ना। तो मोल कितने हैं? 1/24। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Na/24। Na/24 एटम्स है, एक मोल में Na है। अगर एक मोल में बेटा मेरे Na पार्टिकल्स हैं तो 1/24 में कितने होंगे? 1/24 इंटू Na पार्टिकल्स। सिंपल। बी। अब मुझे मेरी O2 में देखो, O2 तुम्हें मॉलिक्यूल दे रखा है और पूछे तुमसे क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पूछे। तो तुम्हें 1 ग्राम जो है एक मॉलिक्यूल का मास दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अगर तुम निकाल दोगे तो कितने हो जाएंगे? 1। O2 का मोलर मास कितना होता है? 32।
2। तो ये तुम्हारे मोल्स आ गए। अगर मैं एटम्स की बात करूं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? अब देखो बेटा, एक मोल O2 में 2 एटम्स है, ठीक है। या फिर मैं तुमसे पूछती नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर मैं पहले ऐसा लिखूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो तुम बोलोगे मैम Na डिवाइडेड बाय 34। लेकिन हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे हैं, उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे तुम्हारे, जब एक मोल O2 में, जब एक मोल O2 में, या फिर एक मॉलिक्यूल की बात करूं अगर मैं, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल O2 में कितने एटम है? 2 एटम। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देख लो। एक मॉलिक्यूल में तुम्हें दिख नहीं रहा ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो ऑब्वियसली एक मोल O2 में 2 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, 2 मोल O एटम होंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास Na/34 मोल है। Na/34 में कितने हो जाएंगे? Na/34 में इंटू 2 हो जाएंगे, वो कितना आ जाएगा? 16। तो अपने पास कितने हो जाएंगे? Na/16 एटम्स, O एटम्स, ठीक है। कितना था अपने पास? 1/34 मोल O2। इसमें भी तुम कंफ्यूज होते हो, तो यहां से कितना आ जाएगा? Na/16। मैंने पूरा ही लिख दिया, ठीक है। अब नहीं कंफ्यूज हो गए। अब देखो, लिथियम की बात करें, लिथियम भी 1 ग्राम दे रखा है, तो 1 ग्राम लिथियम मोलर मास 7 डिवाइडेड बाय 7, ये तो मोल्स आ गए। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसमें? Na/7। उसके बाद D, सिल्वर के मोल कितने होंगे? 1 ग्राम सिल्वर दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है 108। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? Na/108। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे मजे हैं। अब इसमें कैलकुलेट मत करने लग जाना कि Na की वैल्यू पुट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें। सीधे देख लो, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे ना। तो नंबर ऑफ डिनोमिनेटर सबसे छोटा लिथियम का है, लिथियम का है, तो तुम्हारा आंसर लिथियम हो गया। तुम इसको बेफालतू में बड़ा मत कर लेना, कैलकुलेशन में फंस के इस क्वेश्चन को सिंपल अप्रोच रखोगे, जल्दी होगा सॉल्व, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा होता है नीट का। अगर क्वेश्चन आसान होता है तो तुम्हें पता है लेंथी होता है, अपना टाइम सेव नहीं करोगे तो पेपर टाइम पे खत्म नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट, the number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। भाई Haber's process क्या होती है? N2, अमोनिया बनाने की प्रोसेस, N2 प्लस 3H2 gives you अमोनिया। मैंने बोला है ये स्टोइक्योमेट्री वाले क्वेश्चन है, इनमें सबसे पहली चीज होती है कि यू ऑलवेज हैव टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला स्टेप। अभी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझो। अगर हमें उसने थोड़ा सा भी इधर उधर चीजें कर दी तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसी इक्वेशंस के लिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब ये मैंने बैलेंस्ड ही लिखी है ऑलरेडी, और ये जो बैलेंसिंग कॉफिशिएंट है हमें पता है ये इसी रेशो में रिएक्ट करते हैं। 1 मोल 3 मोल 1:3 में रिएक्ट करके यहाँ पे 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। 1:3 में ही रिएक्ट करेंगे और इतना ही तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा, इसी रेशो में मिलेगा, 1:3:2 में। अच्छा, अब तुम्हें इतना पता है, यहाँ पे तुमसे हाइड्रोजन पूछा हुआ है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर टू प्रोड्यूस 20 मोल्स अमोनिया, है ना, 20 मोल्स अमोनिया। तो देखो भाई, अब सीधी सी बात है, 3 मोल हाइड्रोजन लग रहे हैं, 2 मोल नाइट्रोजन, सीधा यूनिटरी मेथड। 3 मोल हाइड्रोजन लग रहा है 2 मोल अमोनिया बनाने में, ठीक है। तो हमें कितने बोले हुए हैं यहाँ पर? 20 मोल्स अमोनिया बोले हैं। कितना बोला है? 20 मोल्स अमोनिया, या उल्टा सोच लो, 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया 3 मोल हाइड्रोजन से बनता है, ठीक है। 1 मोल कितने से बनेगा? 3/2।
20 कितने से बनेगा, 3/2 इंटू 20 कितना आ गया, 30। या डायरेक्टली भी कर सकते थे भाई, जब 3 2, अगर वो कैलकुलेशन की बात है, मैं सारा कुछ करके बता रही हूँ तुम्हें, तो सीधी बात है ना, 30 से कितने बनेंगे यहाँ पर, 20 बनेंगे। अगर 3 से 2 बन रहा है तो 30 से कितने बनेंगे तुम्हारे, 20 ही बनेंगे ना। नाइट्रोजन का पूछ लेता, वो नाइट्रोजन का पूछ लेता, तो नाइट्रोजन के कितने लगते, 10 मोल लगते। इनका भी रेशो निकालोगे ना, इनका भी रेशो निकालोगे तो 1:3 आएगा, क्योंकि ये इसी रेशो में रिएक्ट करते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, या ऐसे यूनिटरी मेथड लगा दो, या ये कैलकुलेशन आसान थी तो डायरेक्टली भी हम लोग इसको कर सकते थे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वो तुम्हारी और भी नॉलेज यूज कर रहा है स्टोइक्योमेट्री के साथ साथ, कि तुम्हें और चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं है, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो वो सारी नॉलेज यहाँ पे टेस्ट आपकी हो रही है। Now, a mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight of the remaining product at STP will be. ये कौन H2SO4 क्या है भाई? This is a very good dehydrating agent. पढ़ते हो ना ऑर्गेनिक में, इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी निकालने वाला। तो तुम्हें ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH, इसमें से पानी निकाल देगा H2SO4, तो क्या क्या बच जाएगा, पानी निकला तो तुम्हारे पास CO बच गया, CO2 बच गया, और ये पानी। सेम काम ये फॉर्मिक एसिड के साथ भी करेगा, COH, अब HCOH। अब देखो, अगर तुम्हें फॉर्मिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला भी नहीं पता है, फिर भी प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पे। फिर अगर मोलर मास ही नहीं पता तो निकालोगे कैसे, फॉर्मूला भी नहीं पता है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है। तुम्हें लगता है यार क्वेश्चन सिंपल है, बट सोचो ना, अगर तुम्हें पहला स्टेप ही नहीं आ गया, तुम्हें ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ही नहीं पता हुआ, फिर तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता भी है तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि प्रैक्टिस के साथ ही आती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से निकालो H2O, निकाल दिया मैम हमने, तो यहाँ तो CO बच रहा है, यहाँ CO बच रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो, ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम देखें कि बैलेंस्ड है क्या इक्वेशन, बैलेंस्ड है। मैंने बोला कोई भी इक्वेशन हो, मोल कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चेक कर लो कि बैलेंस्ड है या नहीं है, हो सकता है ऑलरेडी हो सकता है अगर नहीं है तो तुम्हें करनी भी पड़ेगी। तो ये इक्वेशंस हमारी कैसी हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, 2.3 ग्राम दिया हुआ है। मैंने बोला कोई भी क्वांटिटी हो उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि लास्ट में तुम्हें क्या चाहिए कि द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH pellets, वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बच जाएगा उसका वेट चाहिए। वेट चाहिए तो मोल्स हैं होते हैं हमारे पास, तो पहले अगर वेट भी गिवन है तो उसे मोल में चेंज करना पड़ता है किसी दूसरी क्वांटिटी का वेट निकालने के लिए। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है 1 ग्राम से 1 ग्राम मिल रहा है, ग्राम के टर्म्स में बातें नहीं करते ना हम लोग, हम मोल के टर्म्स में बातें करते हैं कि 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसका मोलर मास अलग है, इसका मोलर मास अलग है, तो ऐसा थोड़ी ना कर सकते। अब तुम इसको क्या करोगे, मोल्स में चेंज कर लोगे, कितना आएगा 2.3, और इसका मोलर मास होता है 46। कैलकुलेशन तुमसे इतनी हार्ड नहीं करवाता, देखो उसने कैसा वैल्यू ली थी कि तुमसे इजी हो जाए। तो ये आ जाएगा 0.05 मोल। फिर भी नीट के बच्चे कैलकुलेशन में परेशान रहते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में जहां पे नहीं भी रिक्वायरमेंट होती है करने की, वहां पे तुम कैलकुलेशन करते हो। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे रिक्वायरमेंट होती है कि तुम लोग थोड़ा सा अप्रॉक्स ले लो ताकि खुद से आसान कर लो। ठीक है, कहीं 3.9 है तो उसको 4 ले लो, इस तरह से कर सकते हो चीजों को। अब यहाँ पर COH ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड मुझे कितना दे रखा है 4.5, इसका मोलर मास होता है 90, तो इसके भी मोल्स कितने आ जाएंगे, कहीं नीचे लिख देती हूँ, ये है तुम्हारे ऑक्सैलिक एसिड के मोल। ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं ऑक्सैलिक एसिड को H2C2O4। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, यहाँ से 4 कितना था 4.5 था, 4.5 डिवाइडेड बाय 90, तो इसके मोल्स भी कितने आ गए 0.0
5 मोल। अच्छा, 0.05 मोल अगर ऑक्सैलिक एसिड के है बेटा, तो उससे 0.05 CO ही बनेगा, उससे 0.05 CO2 ही बनेगा, 0.05 H2O ही बनेगा, क्योंकि अगर एक मोल से एक एक मोल बन रहा है तो 0.05 से भी उतना ही बनेगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब ये कह रहा है कि इसको KOH के पैलेट से पास कर दिया। मान लो ये जो भी मिक्सचर बना इसे मैं आगे KOH से पास करती हूँ। KOH कैसा है? बेसिक। बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा? एसिड। इनमें से CO तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, याद करो इनऑर्गेनिक में जब तुम्हें न्यूट्रल ऑक्साइड्स लिखवाई जाती है, CO, N2O, NO, ये कैसी होती है? न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं। तो मतलब ये KOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक। तो वो तो उस पे अब्सॉर्ब हो जाएगी। H2SO4 डाला है तो वैसे ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो भी इसको रिमूव कर देगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा तुम्हारे पास CO2। ये वाली CO2 भी कितनी है? 0.05। ये कितनी है? 0.05। ठीक है जी, टोटल कर दो, क्योंकि मिक्सचर में तो CO है ना, टोटल कर दो। टोटल CO कितनी है? टोटल CO हो गई तुम्हारी 0.05 प्लस 0.05, दैट इज योर 0.1। 0.1 हो गई ना। अब हमसे रिमेनिंग प्रोडक्ट का वेट पूछा है, वेट पूछा है, तो वेट क्या आ जाएगा भाई? वेट आ जाएगा मोल्स। ये थे टोटल CO मोल्स थे ये, ठीक है। तो मोल इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका? 28। नहीं तो कैलकुलेट कर सकते हो कार्बन का कितना और अपने पास ऑक्सीजन का कितना पता होता है तुम्हें, ऐड कर देते हो 16 + 12 28, आराम से निकाल लेते हो। तो तुम्हारे पास यहां से कितना आ गया? 2.8 ग्राम। क्या है अपने पास ऑप्शन? यस, 2.8 ग्राम। क्वेश्चन सिंपल है, बट अगर ये इक्वेशंस नहीं पता है, अगर इक्वेशंस नहीं पता है, H2SO4 क्या करता है, KOH क्या करेगा, अगर इतना दिमाग उस वक्त नहीं लगा पाए तो क्वेश्चन ये टफ भी है, इतना भी इजी नहीं है। अगर जिस बच्चे को ये चीजें पता है फिर तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है इस बार, इस तरह के क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये अपना नीट का PYQ तो नहीं है, पर JEE मेंस का PYQ है, बट ऐसे भी हमसे पूछे जा सकते हैं इस बार एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप एक बार देख लो कि अप्रोच कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। बहुत हार्ड नहीं होते, आसान होते हैं। कॉन्सेप्ट लॉजिक आपको पता है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी भी कर सकते हो। आपको अगर नहीं शॉर्ट मेथड से नहीं आता है, अगर लॉन्ग मेथड से आप यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत सा दिमाग अपना कि कैसे करेंगे, तो आप कर सकते हो लॉन्ग मेथड से भी, बट टाइम लगेगा। तो मैं आपको दोनों ही मेथड सिखा दूंगी वैसे तो। देखो क्या होता है ना कि अगर हम लोग के पास इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो एक एसिड है, एक बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और पूछा गया अमाउंट ऑफ NaOH 50 ml ऑफ द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज। तो एक मेथड होता है जिसमें आप इक्वेशन लिख के करो, एक मेथड होता है जो बिना इक्वेशन के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो पहले मैं आपको इक्वेशन लिख के बता देती हूँ, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी डिस्कस कर दूंगी। हमें क्या दिया? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, C2H4O2। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ये रिएक्शन कर रहा है आपका NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बनेगा क्या? अभी अमाउंट आप बाद में देखो, आप देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। रिएक्शन कैसा हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका H+, इसका OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट। ये H+ यहाँ से गया तो ये इसके नेगेटिव पार्ट है, और ये इसका यहाँ से ये पॉजिटिव पार्ट है। ये बन जाएगा आपका Na2C2। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसे था, ये C2H2O4, ठीक है, C2H2O4।
O4 2H+ देता है ना, इसकी जो आप देखो एसिड है ये, इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होती है, 2 होती है। ये क्या बनाता है, Na2C2O4 टाइप का सॉल्ट और H2O। ठीक है जी। तो ये क्या देगा अपने को, 2H+ दे देगा। यहाँ से आप इजीली देख सकते हो, 2 ऑक्सीजन के साथ 2H+ जुड़े हुए हैं, तो ये क्या देता है, 2H+ देता है। तो भाई 2H+ को न्यूट्रलाइज होने के लिए 2 ही OH नेगेटिव आइंस चाहिए होंगे ना, तो हमें कितना लेना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2। तो 2H+ और 2 OH नेगेटिव आइन मिलके कितना वाटर बनाएंगे, 2 मोल वाटर बनाएगा। आप इसको बैलेंस करो, आपकी बैलेंसिंग यही आएगी। सोडियम 2 है, कार्बन 2 है, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। तो इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, जो मैं आपको हर वक्त बोल रही हूँ। अब हमें क्या दिया है भाई, हमें दिया हुआ है 50 ml ऑक्सैलिक एसिड और 0.5 इसकी मोलैरिटी। तो क्या मैं मोल्स निकाल सकती हूँ, अभी ऐसे ही टाइप का किया ना क्वेश्चन पीछे, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल दोगे, 0.5 into 50, बट ये मिली मोल्स आएंगे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम किससे, 1000 से, या into 10⁻³ कर दो। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 into 10⁻³ मोल्स। तो ये आ गए ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स। अब 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज होने के लिए 2 मोल NaOH चाहिए होते हैं। तो इतने मोल को न्यूट्रलाइज होने के लिए कितने NaOH के मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, हमें 2 into 25 into 10⁻³ करना पड़ेगा। दिस विल बी 50 into 10⁻³ तो हमने मोल्स निकाल लिए NaOH के, बट हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इन द गिवन सॉल्यूशन ओनली। बेटा यही वाला सॉल्यूशन जो इसे न्यूट्रलाइज कर रहा है, यही NaOH सॉल्यूशन जो ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बोल रहे हैं कि इसका अभी तो 25 ml लिया, यहाँ पे हमें 25 ml गिवन था, कह रहे हैं कि अगर इसे ज्यादा ले लें, सेम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को अगर हम 50 ml ले लें, तो बताओ उसमें NaOH कितना प्रेजेंट होगा। अब बेटा अगर तुम्हें वेट बताना है, या पूछ लेते कि उसमें NaOH के कितने मोल्स होंगे, तो तुम्हें कंसेंट्रेशन की जरूरत होती, मोलैरिटी की जरूरत होती। अब ऐसा, ये जो 25 ml सॉल्यूशन है और ये जो 50 ml सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी सेम होगी। ये कह रहे हैं भाई सेम सॉल्यूशन अगर मैं 25 की जगह 50 ले लेता, तो उसमें वेट कितना होता, ऑब्वियसली अगर आप 25 ml ले रहे हो तो उसमें वेट कम होगा, 50 वाले में तुम्हारा वेट ज्यादा होगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी लेनी पड़ेगी। ध्यान रखो कंसंट्रेशन नहीं बदल रही है, यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि डाइल्यूशन की है, पानी डाला गया है, फिर तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बदलती है। आपने बोला, आपने सोचो 100 ml NaOH सॉल्यूशन बना के रखा था, पहले से ही 100 ml सॉल्यूशन बना के रखा था, और उसमें से आपने एक बार 25 ml निकाल दिया, एक बार 50 ml निकाल दिया, तो कोई कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ना बदली उसकी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये इंफॉर्मेशन से मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, मोलैरिटी कैसे, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए मुझे, मैं किसकी मोलैरिटी निकाल रही हूँ, बेटा ध्यान रहे NaOH की। क्या मुझे मोल्स पता चल गए, यस, 50 into 10⁻³ आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है, 25 ml, इसको भी किस में चेंज करोगे, लीटर्स में, क्योंकि हम मोलैरिटी किस में देखते हैं, लीटर्स में। तो आपके पास यहाँ से ये कैंसिल और ये आ गया 2, तो आपके पास मोलैरिटी बेटा कितनी आ गई, 2 मोलर। ये आ गई आपके पास NaOH की मोलैरिटी। अच्छा, अब अगर मेरे पास NaOH की मोलैरिटी आ गई, तो क्या मैं इसमें अब बता सकती हूँ कि 50 ml NaOH में इसी सेम 2 मोलर सॉल्यूशन अगर मैं 50 ml ले लूं, तो मेरे पास उसमें कितना वेट होगा। ऑब्वियसली पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो आप मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है, 2, वॉल्यूम कितना है, 50, और ये ml में है, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 0.1 मोल। बट हमें तो मास पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल इनटू मोलर मास, NaOH का मोलर मास 40, तो ये कितना आ गया तुम्हारा यहाँ से 4 ग्राम, 4 ग्राम आ गया है।
ध्यान से सुन लो फिर से इस क्वेश्चन को। हो सकता है बच्चों समझने में एक बारी में मुश्किल हो तुम्हें, लेकिन फिर से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, दूसरा मेथड भी अभी बताऊंगी। देखो हमें बोला गया था 50 ml 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड, हमें चाहिए होता है 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है जी, न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए होता है। तो तुम्हें ये पता है कि ऑक्सैलिक एसिड से 2 H+ मिलते हैं, H+ एसिड देता है। इन H+ को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस का OH नेगेटिव आयन। तो अगर एक H+ और एक OH नेगेटिव आयन मिलके न्यूट्रल वाटर बनाते हैं, तो 2 H+ 2 OH नेगेटिव आयन के साथ मिलके क्या कर देगा? 2 वाटर बना देगा। इतनी बात समझ में आती है। तो मैंने ये बैलेंस कर दी इक्वेशन, मुझे यहाँ से पता चल गया कि मुझे दो NaOH से ही 2 OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। चलिए, तो मुझे यहाँ पर ये मेरी बैलेंस इक्वेशन मैंने लिख ली। अब मुझे क्या था कि मुझे पूछा गया था कि ये जो NaOH तुम यूज कर रहे हो इस ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर मैं इसी NaOH का, हम यूज क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जो NaOH है हम इसका 25 ml यूज कर रहे हैं, 25 ml यूज कर रहे हैं C2O4 को न्यूट्रलाइज करने में, इसका 25 ml वॉल्यूम यूज हो रहा है बस। ये कह रहे हैं कि सेम NaOH अगर 50 ml ले लेते तो उसमें मेरे पास वेट कितना होता है NaOH का? तो बेटा सेम ही सॉल्यूशन का, मान लो ये तुमने 1000 ml सॉल्यूशन बनाया था, इसी में से 25 ml NaOH यूज कर लिया ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसी में से तुमने 50 ml अलग निकाल लिया, तो मोलैरिटी थोड़ी बदली, इस पूरे की मोलैरिटी तो 2 मोलर ही थी ना। तो अगर समहाउ तुम निकाल लो मोलैरिटी, अब इससे तो डायरेक्टली निकाल नहीं पाओगे क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है कि 25 ml यूज हो रहा है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इसके तुम्हें वॉल्यूम और मोलैरिटी दी है तो इसके मोल्स भी पता चल जाएंगे, इससे तुम्हें इसके मोल्स पता चल जाएंगे, वॉल्यूम तुम्हें दिया है तो मोलैरिटी पता चल जाएगी। तो इसकी मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करना आसान है, और वही मोलैरिटी 50 ml वाले की भी है। तो हमें पता चल गया ना भाई 50 ml में कितने मोल्स होंगे। जब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम पता है, मुझे मोलैरिटी पता है, तो क्या मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालूंगी? नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी तो वेट निकाल लूंगी। क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन पहले कि पूछ क्या रहा है, ये नहीं हो कि तुम क्वेश्चन को कुछ गलत इंटरप्रेट कर लो। अच्छा, अब मैंने बोला था दूसरा मेथड जिसमें तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं होती है ये इक्वेशन लिखने की, तो मैं आगे करती हूँ। मुझे क्या क्या दिया था यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ऑक्सैलिक एसिड मुझे कितना दिया था? ऑक्सैलिक एसिड दिया था मुझे 25 नहीं 50 ml, और मोलैरिटी कितनी दे रखी थी इसकी? 0.5, 0.5। ये मुझे ऑक्सैलिक एसिड के बारे में चीजें दे रखी थी। NaOH का मुझे क्या दे रखा था? वॉल्यूम 25 ml। ठीक है, और मुझे बोला था 50 ml NaOH में वेट बता दो हमें इसका। अब मान लो मैं नहीं लिखना चाहती हूँ ऑक्सैलिक एसिड और NaOH का जो इक्वेशन है मैं उसको नहीं लिखना चाहती हूँ, तो देखो बेटा क्या होता है कि अगर तुम मोलैरिटी कंसीडर करके चलोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पर ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स तुमने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ जो भी रिएक्टेंट है इज इक्वल टू, या मैं ऐसा बोल सकती हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ C2H2O4 विल बी इक्वल टू NaOH will be equal to Na2C2O4 will be equal to water। इन सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4 is equal to number of ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। अच्छा जी, ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला बता दो भाई। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या बन गए मेरे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, मुझे तो ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी दे रखी है, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी बेटा क्या होती है? तुम्हें मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन पता है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। कितना है इसका एन फैक्टर? 2। तो क्या मैं यहाँ पे जब बोलूं नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इसे ले लिया N1V1 इज इक्वल टू N2V2, आगे तुम्हारी वो इक्वेशन
नॉर्मेलिटी इसकी कितनी है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर दैट इज 0.5 इंटू 2, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना होता है 2, तो यहाँ से नॉर्मेलिटी तुम लिख सकते हो इंटू 2, है ना। वॉल्यूम कितना है 50, इसकी नॉर्मेलिटी इसकी तो निकालनी है, N2 ही रखो NaOH की, V2 कितना है 25, क्या मैंने इसकी नॉर्मेलिटी निकाल दी 0.5 इंटू 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 25, ये कट गया यहाँ से 0.5 इंटू 2, तो क्या ये 2 आ गई नॉर्मेलिटी, बट ये मैम हमें तो मोलैरिटी चाहिए थी भाई, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, NaOH का एन फैक्टर 1, मोलैरिटी 2, तो आपके पास सॉरी नॉर्मेलिटी 2, तो मोलैरिटी भी कितनी आ गई, इसकी मोलैरिटी भी नॉर्मेलिटी के बराबर है, दैट इज 2 मोलर, नॉर्मेलिटी भी मोलैरिटी के इक्वल ही है, ये मिटा दो यहाँ से। अभी लेकिन मोलैरिटी आई है किसकी, NaOH की, इन दोनों NaOH की सेम ही मोलैरिटी है, ठीक है, क्योंकि कोई डाइल्यूशन नहीं हुई है, कोई पानी वानी नहीं ऐड किया है, एक ही सॉल्यूशन में से 25 अलग कर लिया था, 50 अलग कर लिया था, तो नॉर्मेलिटी नहीं बदलती। आप जूस पी रहे हो, उसमें से आधा जूस आप अपने फ्रेंड को दे देते हो, तो टेस्ट थोड़ी ना बदलता है, चल यार 100 ml जूस है, 50 तू पी ले, 50 मैं पी लेता हूँ, तो कोई उसको तो अलग टेस्ट नहीं आएगा। हाँ जूस में पानी मिला दोगे तो जरूर, क्योंकि तब कंसेंट्रेशन बदलती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा है हमसे, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स तो बदलेंगे ना, अगर तुमने अपने दोस्त को सोचो 100 ml में से 20 ml जूस दिया, तो उसमें चीनी के मोल्स अगर मैं पूछूं तो कम होंगे ना, मास भी कम होगा, चीनी का अमाउंट भी कम होगा, तुमने 80 ml रख ली उसमें ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली मोल्स तो बदलेंगे ना, 25 ml में अलग मोल्स होंगे, 50 में अलग मोल्स होंगे, बट दोनों की मोलैरिटी तो सेम रहेगी ना, कंसेंट्रेशन तो सेम रहेगी, क्योंकि मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, मोलैरिटी पता है आपको, अब वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी कितनी आई 2, वॉल्यूम कितना है 50 ml, वही सेम चीज क्या कर दोगे इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि लीटर में ले रहे हैं हम, मिली मोल्स नहीं निकाल रहे हैं हम, मोल्स निकाल रहे हैं। मैम आपने यहाँ क्यों नहीं वॉल्यूम बदल दिया, यहाँ पे तो आपने ml में लिया, अरे बेटा यहाँ पे अगर मैं कर भी दूं लीटर्स में इंटू 10⁻⁻3, वहां 10 को तो कटना ही है ना, ये तो कटना ही है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको ml में रखना पड़ेगा, तो ये 100 इंटू 10⁻, तो ये वही 0.1 आ गया, इससे मास निकाल लो, NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, तो तुम्हारा वही आंसर 4 ग्राम। तो दोनों मेथड तुमको बता दिए जिसमें तुम्हें इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, एक वो भी बता दिया जो इक्वेशन लिख के तुम करना चाहते हो, तुम्हें दोनों मेथड में से जो भी मेथड सही लगे तुम उसे ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन, आई होप यू enjoyed the session and something you have learned, यहाँ से तुम कुछ सीख के गए होगे, और अगर किसी को कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है अभी भी, तो मेरा मूल कॉन्सेप्ट का 1 शॉट वीडियो है, आप वो देख सकते हो, उसमें आई हैव ट्राइड टू गिव द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक चीज की, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय।